बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद, योर फिजिक्स टीचर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास फिजिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। बच्चों, लास्ट ईयर हमने 11th क्लास फिजिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और अल्हम्दुलिल्लाह कि जो पेपर आया था वो हमारा सारा बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी 12th क्लास के इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को। ठीक है बेटा, लेकिन अपनी इखलाकी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए पहले भी मैंने आपको बताया था, अब भी बताऊंगा बेटा कि जो एरियाज आपको बताए जाएंगे ये वो एरियाज होंगे जो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एग्जामिनर के फेवरेट है। ठीक है, अच्छा, अब उसकी मर्जी होती है, वो चाहे तो कोई ऐसा क्वेश्चन भी ऐड कर सकता है जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपने माइंड ये सेट करना है कि इन क्वेश्चंस को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पे करना है कि इनमें से क्वेश्चन अक्सर दिए जाते हैं इन एरियाज में से, तो ये एरियाज आपने कंप्लीटली कवर करने हैं हर लिहाज से, यहां पर आपकी कोई गलती नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो बाकी एरियाज बचते हैं उनको आप जितना टाइम बचता है उनको आप देख लें, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपने इन टॉपिक्स को रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर एक चैप्टर की बात की जाए तो चैप्टर में ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट, अगर पूरी बुक की बात की जाए तो बुक के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ताकि आपके एक माइंड में क्लियर इमेज बने कि ये जो एरियाज है ना, इनके ऊपर हमने किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इन टॉपिक्स को हमने हर लिहाज से बेस्ट वे में प्रिपेयर करना है, ताकि अगर यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन लेता है तो आपको बेहतरीन तरीके से आता हो और आप पूरे मार्क्स उस क्वेश्चन में ले सके। ठीक है बेटा, ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं जी हम यूनिट नंबर 15 से। इसमें जो सबसे पहला है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला, ये लॉन्ग बेटा आप यूं समझो कि आपकी बुक के जो चंद सबसे अहम सवाल आते हैं उनमें से एक है। इसको तो आपने बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। ठीक है, इसके साथ मैंने यहाँ पे 4 स्टार मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, जो लॉन्ग होगा मैं यहाँ पे उसके सामने एल मेंशन करूंगा, फिर उसकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसके सामने स्टार लगाऊंगा। ठीक है, जो शॉर्ट होगा उसके सामने एस मेंशन करूंगा, जो जहां से सिर्फ न्यूमेरिकल आता होगा वहां मैं एन मेंशन करूंगा। ठीक है, ओके, तो पहला टॉपिक तो आपको मैंने बता दिया भाई, आपकी बुक का सबसे ज्यादा कह लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का एक और भी है, 2-4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ना बुक के, उनमें से एक ही है। ठीक, उसके बाद फिर दूसरा जियो स्टेशन सैटेलाइट, ये भी लॉन्ग में आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने 2 स्टार मेंशन किया, इंपॉर्टेंट है, मगर उतना इंपॉर्टेंट जैसे मैंने आपको कहा ना 4 स्टार का मतलब है कि भाई बुक के जो चंद अहम तरीन टॉपिक्स हैं उनमें से एक है, ये आपके चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम में दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड है ना बेटा, यहां से आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है, उस फार्मूले की बेस के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो ये आपका शॉर्ट के लिए फेवरेट एरिया है, वैल्यू ऑफ जी वाला। ठीक है, अब इसमें 2 ऑप्शन आपके पास आ गए हैं, एट द सरफेस और इनसाइड द सरफेस, यानी सरफेस के ऊपर और सरफेस से नीचे दोनों आपने जी की वैल्यू को अच्छे से समझना है, और उसकी बेस पे कोई ना कोई आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जा सकता है, या फिर सिंपल आपको ये भी कहा जा सकता है जो भी मतलब एज इट इज जैसा बुक में दिया गया है उसी तरह का, जैसे हम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं कहते, इस तरह का क्वेश्चन दिया जा सकता है। अच्छा, उसके अलावा बेटा जो इसमें जो 3 फार्मूले हैं, एक ये इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला, और एक ये स्मॉल जी वाला, और एक ये जो आपके पास न्यूटन का लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इन तीनों पर बेस करते आपको न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इन तीनों में वो ये वाला है और ये वाला, इसके जरा चांसेस कम है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम ये, फिर सबसे कम ये। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर 15 के कुछ मेजर एरियाज थे जहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। फिर यूनिट 16 के ऊपर आ जाइए। इसके अंदर जो है ना बेटा आपका प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल, ये आपका एज अ लॉन्ग आ सकता है। ये एज अ लॉन्ग तब दिया जाता है जब एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर टफ बनाना चाह रहा हो, तो फिर ये वाला क्वेश्चन जो है वो ऐड किया जाता है। उसके बाद जो आरएमएस स्पीड ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द आइडियल गैस, ये भी आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ये पंजाब बोर्ड में भी है और वहां पे भी अगर आप देखें पेपर उठा के तो उनमें भी अक्सर ये दिया गया होता है। ठीक है, तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस और ये जो आपके पास आरएमएस स्पीड ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सही है, और इनका कंपैरिजन करो तो ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसके मुकाबले में कुछ कम है। ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, और इसमें सारी डेरिवेशन आपको पता है। ठीक है ना, इसमें भी डेरिवेशन है, ये दोनों डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
तो ये क्वेश्चन तब आते हैं जब एग्जामिनर थोड़ा सा पेपर टफ बनाना चाह रहा हो, तो फिर ये वाली चीजें वो ऐड करता है। उसके अलावा यहां से शॉर्ट के लिए जो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी है और टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों में अगर देखा जाए तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ये इन दो एरिया से शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दो यहाँ पे लॉन्ग और दो शॉर्ट आपको मैंने बताई चैप्टर से, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन ले सकता है। फिर यूनिट नंबर 17 के ऊपर आ जाइए। अब इसके अंदर जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा वो है एनर्जी कंजर्वेशन इन एसएचएम, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती है, ठीक है। तो ये लॉन्ग में आता है और ये 3 स्टार मैंने साथ में मेंशन किया, यानी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके अलावा सिंपल पेंडुलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग में आता है, ठीक है। पहली बुक्स में भी ये शामिल था, लॉन्ग में आता रहता है। इसके अलावा इसका जो मास अटेंशन स्प्रिंग सिस्टम को एज एन एग्जांपल लेते हुए सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करना, ये भी आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दिया जा सकता है। लेकिन अगर हम तीनों को कंपैरिजन करें ना, तो ये आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में, ये उससे कम और ये उससे कम होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात कर लें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम। अब ये जो टॉपिक है ना, ये अब मैं एसएलओ के मुताबिक अगर देखें तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि इसमें से न्यूमेरिकल, वैसे ये ऐसा टॉपिक है कि ये आपको जो है वो एज ए शॉर्ट भी दिया जा सकता है, लॉन्ग में भी दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि आपकी एसएलओ के अकॉर्डिंग उसमें मेंशन है कि यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाएगा, तो आप इस टॉपिक को तैयार कर लें और ज्यादा चांसेस इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के आने के। लेकिन इस टॉपिक को आपको तैयार करें तो ज्यादा बेहतर है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इसको भी लाजमी तैयार कर लें। फिर फेज का जो कॉन्सेप्ट है, इन फेज, आउट ऑफ फेज, 180 आउट ऑफ फेज का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो वो आपने बताने है बेटा इस फेज के टॉपिक के अंदर। ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप पेपर पास उठा के देखें तो पहले भी आपको फेज का क्वेश्चन कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो फेज का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। और फेज से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इन तीनों का आपस में रिलेट करके हमने ग्राफ की सूरत में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो ये भी आपका इसी फेज से रिलेटेड टॉपिक है, आपको शॉर्ट में दिया जा सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसके मुकाबले में। सिंपल फेज पूछे उससे बेहतर है वो आप इसको ज्यादा अच्छे से तैयार करें, ये इसमें से ज्यादा चांसेस है शॉर्ट के आने के। उसके बाद फिर डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसमें ये नहीं कि आप डैम्प्ड ऑसिलेशन का पूरा वो रटा लगाना शुरू हो जाए, डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो एप्लीकेशन है ना, ज्यादा उस पर फोकस करना है, कहां कहां पर ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। और इसकी जो टाइप्स है, डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, ठीक है, अंडर डैम्पिंग और क्रिटिकल डैम्पिंग वगैरह, वो सारी आनी चाहिए, उनके ग्राफ वगैरह आने चाहिए। उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको दिया जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जी रेजोनेंस। रेजोनेंस का शॉर्ट क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस का टॉपिक जो है ना, कोई पेपर उठा के देख लो फिजिक्स का, कहीं ना कहीं रेजोनेंस का वो कहीं ऑब्जेक्टिव में दे देता है, कहीं शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है, और समटाइम तो लॉन्ग में भी आ सकता है। ये भी बता दूं, चांसेस बहुत कम है बट लॉन्ग में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो रेजोनेंस का जो टॉपिक है ना बेटा, इसको आपने शॉर्ट के लिए तैयार करना है, और शॉर्ट के लिए तैयार इस तरह करना है कि इसके आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन कोई ना कोई दिया जा सकता है, या फिर इसकी बेस पे कोई एप्लीकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको मेरे बच्चों आपने रेजोनेंस को बहुत अच्छे से देखना, और इसके बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इसके ग्राफ के हवाले से, कि इसका वो ग्राफ डिफरेंट वे में, कभी उसकी और जो है नोकीला ग्राफ बनता है, कभी थोड़ा वाइड बनता है, कभी उसकी हाइट कम होती है, कभी ज्यादा होती है, वो सारे के सारे एस्पेक्ट आपको आने चाहिए, कहाँ क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो रेजोनेंस का टॉपिक है ना, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 18 पे आ जाए। चैप्टर नंबर 18 पे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आपकी बुक में इसका नाम यूं लिखा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एज अ लॉन्ग आएगा। मैंने यहाँ पे 4 स्टार मेंशन कर दिए, जो बुक के चंद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन उनमें से इनका शुमार होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो, उसके अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और उसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है d sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, इसकी बेस के ऊपर, यानी जिसको ब्रैग्स लॉ कहते हैं, ब्रैग्स लॉ की बेस के ऊपर ना आपको न्यूमेरिकल दिया जा सकता है, ठीक है। तो बस इसमें से ये 2 एरियाज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर चैप्टर 19 के ऊपर अगर आ जाए तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ये टॉपिक और ये टॉपिक, ये ऑलमोस्ट सिमिलर टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये वाला टॉपिक जो है ना, वो भी आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये और ये एक ही कंपनी के समझ लें, एक ही बहन भाई समझ लें, दोनों टॉपिक एक दूसरे के, और ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले एक ये फर्स्ट ईयर में होता था और एक सेकंड ईयर में होता था, अभी इन्होंने दोनों एक ही जगह कर दिए हैं, तो इन दोनों में से कोई एक आपको दिया जा सकता है, इन दोनों इंपॉर्टेंट है। ये बुक के चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसमें भी आपने कोई गलती नहीं छोड़नी, इसको 100% हर लिहाज से कंप्लीट एंड तक। अक्सर बच्चे इसके लास्ट वाले 1-2 स्टेप छोड़ देते हैं, कोई स्टेप छोड़ना नहीं ताकि आपको कंप्लीट मार्क्स मिले इस लॉन्ग क्वेश्चन में। उसके बाद फिर कैपेसिटर का टॉपिक अगेन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
कैपेसिटर के जो है ना, अगर आप पास पेपर उठा के देखें बेटा, कैपेसिटर की में एनर्जी स्टोर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग का आपको मिलेगा, कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट है उसका भी टॉपिक आपको मिलता है। तो ये कैपेसिटर में काफी सारी हमारे पास चॉइस है। इसमें एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी दे सकता है, इसके अलावा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे सकता है, ठीक है, आपने कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है, लॉन्ग में आता है ये भी। इसके अलावा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर का टॉपिक भी दे सकता है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है ना 1 2 3 4 ये सब इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप मॉडल पेपर उठा के देखें, इसी के साथ जो अटैच किया है एसएलओ के साथ, जो हमारे पास समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट का है ना वो एक प्लान, उसके अंदर जो मॉडल पेपर दिया वहां पर भी आप उसने इस चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले को एज अ लॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर का जो भाई कोई पोर्शन छोड़ना ही नहीं है ना, कैपेसिटर का तो कुछ नहीं छोड़ना, कैपेसिटर में से कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से फिर आप देख लें, ये जो 3 टॉपिक हैं ये मैंने आपको बताया कैपेसिटर के हवाले से, ये तीनों तैयार करना, भाई कैपेसिटर का कोई रिस्क नहीं लेना, कैपेसिटर आ सकता है पेपर में। फिर आ जाओ बेटा यूनिट नंबर 20 के ऊपर। 20 में ना आपके पास एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, ये वाला काम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तो एग्जामिनर पेपर थोड़ा सा मतलब लाइट रखे, थोड़ा हल्का बनाए, तो वो सिंपल ही आपको दे देता है एसी थ्रू कैपेसिटर या एसी थ्रू रजिस्टर। जब अल्टरनेटिंग करंट जो है वो किसी कैपेसिटिव सर्किट से पास करता है या किसी इंडक्टिव सर्किट से पास करता है, तो उसका कैसा बिहेवियर होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा उसको टफ बनाना चाहे तो फिर वो आपको दे देते हैं जी आरएल सीरीज सर्किट या फिर आरसी सीरीज, जिसमें कैपेसिटर के साथ रजिस्टर सीरीज में आ जाता है या इंडक्टर के साथ रजिस्टर सीरीज में आ जाता है। तो ये तीनों जो है ना, ये बल्कि चारों इंपॉर्टेंट है। इससे ये एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर और एसी थ्रू आरएल सीरीज और आरसी सीरीज, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ज्यादातर मैंने इस पे 2 स्टार मेंशन किए हैं क्योंकि ये इसके चांसेस कम होते हैं, आ सकता है ये भी, लेकिन ज्यादातर फोकस किया रहता है एसी थ्रू कैपेसिटर के ऊपर और एसी थ्रू इंडक्टर के ऊपर। यानी इंडिविजुअली एसी में से जब करंट पास करता है अल्टरनेटिंग करंट, और जब वो इंडक्टर से पास करता है कैपेसिटर और इंडक्टर से, तो फिर जो है वो किस तरह का एसी करंट का बिहेवियर होता है, ये ज्यादा वो जानने की कोशिश कर रहा होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये आरएल और आरसी भी आ जाता है, और अगर आपको ये दोनों आते हैं ना, ये एसी थ्रू कैपेसिटर और एसी थ्रू इंडक्टर, तो फिर आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये उन्हीं को मिला के एक नई बना देता चीज, ठीक है। तो मेरे बच्चों ये चीजें आपको 4 जो टॉपिक दिए हैं ये दरअसल एक दूसरे से इंटरलिंक है। 2 तैयार करेंगे, अगले 2 ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। तो आप रिस्क ना लें, आप एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर करने के साथ साथ आरएल और आरसी सीरीज वाले भी दोनों कर लें। उसके बाद फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन का टॉपिक जो है उसमें 2 टाइप्स आ जाती हैं। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो कि बहुत ज्यादा आसान है, अक्सर नहीं दिया जाता। जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है वो आपको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन आपकी बुक के चंद इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 स्टार मेंशन कर दिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, अब एसी वोल्टेज की, एसी करंट की जो आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है ना, ठीक है बेटा, वो आपके शॉर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर एग्जामिनर कोई ना कोई क्वेश्चन दे देता होता है, इसलिए मैंने इसको आइडेंटिफाई कर दिया यहाँ पे, कभी इसको लाजमी करना आपने, ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे जी हमारा यूनिट नंबर 21। इसकी आपको समझ आ गई होगी ना कि इसमें बेटा थोड़ा सा आपके पास ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ पे टॉपिक जो बन रहे हैं, 6 टॉपिक बन रहे हैं, 6 के 6 टॉपिक जो है सही तगड़े टॉपिक और एग्जाम में आते रहे हैं पहले, तो इनको हम छोड़ नहीं सकते। फिर यूनिट 21 पे आ जाए। इसमें यूनिट 21 में आपका बुक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया 5-10 टॉपिक बुक के बनते हैं, उनमें से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका एज अ लॉन्ग आएगा, और ये इसके ऊपर मैंने कोई ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, कंसेप्चुअल भी बनते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको हर एंगल से कवर किया है, ताकि जिस तरह का मर्जी सवाल एग्जामिनर आपको दे, इसमें से अगर ये लॉन्ग में नहीं देता तो शॉर्ट में कुछ ना कुछ तो देगा वो इसके हवाले से। तो आप हर तरह से प्रिपेयर हो, हर तरह के क्वेश्चन को डील करने के लिए आप पहले से रेडी हो, ठीक है। उसके बाद कॉम्पटेंट इफेक्ट जो है ये आपके पास आ सकता है, मगर इसके थोड़े से चांसेस इसके मुकाबले में कम है। उसकी रीजन ये है क्योंकि इसके अंदर जो डेरिवेशन इस्तेमाल होती है वो आपके इस लेवल पर है नहीं, इसीलिए आप अगर लिखेंगे भी तो इसको जस्ट फार्मूला लिखते हैं, जो शुरू की 2-4 इक्वेशन बना के फिर एंड रिजल्ट आप लिख देते हैं, ड्राइव पूरा इसको आप करते नहीं है, क्योंकि डेरिवेशन आपकी इस लेवल पर नहीं, वो बीएससी लेवल पर जाके आप करते हैं। तो इसमें फिर जस्ट क्वालिटेटिव लेवल पे जाके आपने कॉम्पटेंट इफेक्ट को एक्सप्लेन करना होता है, और जस्ट उसके फार्मूले वगैरह और स्टार्ट की 2-3 इक्वेशन और फार्मूला मेंशन कर देना होता है, और उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते आप इसकी डेरिवेशन की।
तो ये इसी वजह से इसके चांसेस थोड़े से इसके मुकाबले में कम है। बाकी कॉम्पटेंट फैक्टर टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना सिर्फ इधर बल्कि पहले पेपर में भी आता रहा है, जो पुरानी बुक थी उसमें भी था। इसके अलावा पंजाब बोर्ड और बाकी जो बोर्ड है वहां पर भी ये कई मरतबा ये टॉपिक जो है एग्जाम में दिया जा चुका है और ये आता रहता है एग्जाम में। लेकिन यहाँ पे चांसेस थोड़े से इसलिए कम है क्योंकि इसकी जो एसएलओ के मुताबिक देखी जाए तो इसकी जो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव नेचर की बात की गई है, क्वांटिटेटिव नेचर यानी डेरिवेशन वगैरह पे जोर नहीं दिया गया और वो कर भी नहीं सकते। मैंने आपको बताया जस्ट स्टार्टिंग की 2-3 इक्वेशन है और एंड रिजल्ट आप लिख देते हो, वो आपको लिखना भी चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आ जाता है जी हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी लॉन्ग में आ सकता है, मगर ये अगर पेपर थोड़ा टफ बनेगा तो फिर आपको ये ऐसा लॉन्ग जो है पेपर में मिलेगा, अदरवाइज इसके चांसेस थोड़े कम है, ठीक है। आमतौर पे बोर्ड का पेपर इतना ज्यादा टफ होता नहीं है और अगर कोई टफ बनाने पे आए तो फिर इस तरह के क्वेश्चन उसमें ऐड किए रहते हैं। पेयर प्रोडक्शन और पेयर इनहेलेशन जो है इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं और वो शॉर्ट क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं होंगे कि आप बताएं पेयर प्रोडक्शन क्या होती है या पेयर इनहेलेशन क्या होती है। इससे रिलेटेड जो कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो दिए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आएगा जी वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी वेव पार्टिकल डुअलिटी यानी पार्टिकल एज अ वेव एक्ट करता है और वेव एज अ पार्टिकल एक्ट करती है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। वेव यानी कोई भी मैस है वो एज अ वेव एक्ट कर सकता है, पार्टिकल एज अ वेव एक्ट कर सकता है और लाइट वेव अब एज अ पार्टिकल एक्ट कर सकती है। ये इस थ्योरी को थोड़ा सा आपने इसमें से शार्ट क्वेश्चन को देख लेना है, कंसेप्चुअल वगैरह कोई, और इसमें से न्यूमेरिकल जो है ना ये वाला फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इसके ऊपर बेस करता कोई न्यूमेरिकल आपको दिया रहेगा। इस न्यूमेरिकल इस जो न्यूमेरिकल जिसमें ये आ रहे हैं उनको अच्छे से देख लेना, एग्जांपल या न्यूमेरिकल या असाइनमेंट्स जिनके अंदर ये इस्तेमाल होगा ना उनको जरा अच्छे से देख लेना, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा। फिर उसके बाद यूनिट नंबर 22 के ऊपर आ जाइए। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ गया हाफ लाइफ। अगेन वो जो बुक के शुरू के कह लीजिए 5-7 टॉपिक उसमें से एक हाफ लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ से कम इंपॉर्टेंट फिर न्यूक्लियर रिएक्टर आ सकता है और उससे कम इंपॉर्टेंट फिर आपका मैच डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, ये भी आपको लॉन्ग में दिया जा सकता है। ये आपके पास 3 लॉन्ग आ गए। उसके अलावा यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्यों जरूरी है, कैसे की जाती है, या कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन उस हवाले से, वो शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। और इसके अलावा E इक्वल टू MC स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके ऊपर बेस करता कोई न्यूमेरिकल आपको दिया जा सकता है, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर आ जाइए यूनिट नंबर 23 के ऊपर। इसमें बेटा आपके कंटेंट ही बहुत थोड़ा सा है। इसमें आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को डिस्कस करना है, एज अ लॉन्ग आती है, ठीक है। और ल्यूमिनोसिटी एंड रेडिएंट फ्लक्स इंटेंसिटी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये अगर आप अपना मॉडल पेपर उठा के देखें तो मॉडल पेपर में भी उसने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए इसको आप इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, दिया जा सकता है, बल्कि मॉडल पेपर में उसने दिया भी हुआ है। उसके बाद बेटा यहाँ पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट का। अब ये जो रेड शिफ्ट है वो क्या इंडिकेट करती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उससे, और जो ब्लू शिफ्ट है उससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट के ऊपर बेस करता है, कोई ना कोई तगड़ा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया जाएगा, और वो होगा आपकी बुक में से ही, जो उसको आप थोड़ा सा रीड आउट करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि रेड शिफ्ट क्या एक्सप्लेन करता है, ब्लू शिफ्ट क्या चीज को इंटरप्रेट करता है, वो आपने बताना होता है। इसकी बेस के ऊपर कोई ना कोई आपको शॉर्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इसको। उसके बाद यूनिट नंबर 24 के ऊपर आ जाए। अब ये ऐसा यूनिट है बेटा, ये थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन ऐड कर दिया इन्होंने हमारी फिजिक्स के अंदर जो कि पहले नहीं था, किसी भी बोर्ड की फिजिक्स के अंदर पहले नहीं था। ये नेशनल बुक फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस तो बहुत कम है और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। उसमें जो अर्थ का क्लाइमेट है वो क्या होता है और उसके जो 5 कंपोनेंट्स उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। और इसके अलावा जो क्लाइमेट इनर्शिया है ये आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से कोई ना कोई चीज पूछी जा सकती है, और एनर्जी बजट ऑफ द अर्थ, ये आपके चंद 2-4 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग यहाँ से आने के चांसेस तो कम है बेटा, लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा कि थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है ये चैप्टर, हो सकता है पॉसिबल है कि मे बी वो आपको कोई लॉन्ग बना के दे यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो चांसेस है वो बहुत कम है, ठीक है, लगता नहीं कोई लॉन्ग आ जाएगा। ओके, उसके बाद फिर आ गया जी यूनिट नंबर 25। यूनिट नंबर 25 में 2 टॉपिक करने हैं आपने। एक आपने करना है बेटा एक्सरेज का कंप्लीट टॉपिक करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट है और कई पुराने पेपर उठा के देख लो, इनमें सब में आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सरेज मिलेगा। अगर लॉन्ग में नहीं आया तो शॉर्ट में कहीं ना कहीं मिलेगा, शॉर्ट में कहीं कंसेप्चुअल में, अगर खुदा ना खासा शॉर्ट कंसेप्चुअल में नहीं आया तो एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं आपको लास्ट में इस टॉपिक से सवाल जरूर मिलेगा एक्सरेज से।
और उसके बाद फिर पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बेटा आपका शॉर्ट क्वेश्चन और कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए यहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जो है या वो नॉलेज बेस्ड भी हो सकता है, इसके अलावा कॉन्सेप्ट बेस्ड भी हो सकता है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट जो आता है चैप्टर 26, इसमें से कोई शॉर्ट कोई लॉन्ग इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें से आई थिंक एक ही टॉपिक है छोटा सा जो कि फॉर्मेटिव नहीं है, समेटिव, बाकी ऑलमोस्ट सारा फॉर्मेटिव है, तो उसमें से एग्जाम में तो दिया जा सकता ही नहीं है। तो बस वो एक जो है वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन उसको इग्नोर कर सकते हैं। 26 में से कोई इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से शॉर्ट या लॉन्ग नहीं है। तो मेरे बच्चों ये जो क्वेश्चन थे ये मैंने आपको बताए हैं, सारी एरियाज मैंने क्लियर कर दिए कि ये वो एरियाज है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन ले सकता है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा बेटा कि आपने इनको कंसीडर करना है एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस कि ये टॉपिक मुझे लाजमी तैयार होने चाहिए, उसके बाद फिर आप जो है वो किसी और टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके जी, अल्लाह हाफिज।